अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वेलकम। आज तो नाज़रीन खबरों से भरपूर दिन था। दिन का आगाज़ हुआ, पीटीआई ने अपने सुप्रीम कोर्ट में पटिशन विड्रॉ की क्योंकि उनका पेशावर हाई कोर्ट से आज एक्सपेक्टेड फैसला था। वो फैसला आ गया, तहरीक इंसाफ को छीना गया बल्ला। पेशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने वापस कर दिया। परवेज़ मुशर्रफ जो एक साबिक मिलिट्री डिक्टेटर थे, जिन्होंने आइन तोड़ा था पहले 1999 में, उसके बाद 2007 में इमरजेंसी लगा के उनको सजाए मौत खसूसी अदालत ने दी थी। जस्टिस वकार सेठ का ये फैसला था। जस्टिस शाहिद करीम ने उस पर दस्तखत किए थे। जस्टिस नज़र अकबर सिंध हाई कोर्ट के जो थे अब रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने फैसले से इख्तलाफ किया था। परवेज़ मुशर्रफ को क्लीन चिट देते हुए बरी किया था। उस फैसले को आज बरकरार रखा सुप्रीम कोर्ट ने और अदम पैरवी पर परवेज़ मुशर्रफ की जो अपील है वो खारिज कर दी गई है। इसके अलावा मज़ीद ये काम हुआ कि जो जस्टिस मुज़ाहिर नकवी हैं, उनका एक तफसीली रिप्लाई तो सामने आया ही था, लेकिन इसके बाद उनका इस्तीफ़ा सामने आएगा जो बड़ा हैरान कुन था। अभी एविडेंस रिकॉर्ड होना था, बहुत सी चीज़ें थी, इतना मुफस्सिल उन्होंने जवाब दिया, लेकिन वो मैदान छोड़कर भाग गए और फेस नहीं किया उन्होंने इल्ज़ामात को। ऑल्दो कि उनको पता था, सबको ही पता था जुडिशल काउंसिल जिस माइंड से बैठी है वो क्या करने जा रही है, लेकिन कल कम अज़ कम वो फारिग ना होते 11 तारीख को। बहरहाल उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और वो उसके साथ इस्तीफ़ा देते इस्लामाबाद से लाहौर के लिए रवाना हो गए। चौथी खबर ये है कि फ़ौजी अदालतों के जो केस था जिसमें 5 रुकनी बेंच ने सिविलियंस का ट्रायल 9-10 मई के वाक़यात का कलअदम करार दिया था और कहा था कि सिविलियन का ट्रायल सिविलियन अदालतों में ही होगा। वो तफसीली फैसला जारी हो गया है। जस्टिस मुनीम अख्तर का 125 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला है। 39 सफ़हात का नोट लिखा है जस्टिस याहिया आफरीदी ने इसी तरीके से, और जस्टिस आयशा मलिक का भी एक बड़ा तफसीली नोट है, इजाफी नोट जो इसमें सामने आया है। इन सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करके डिस्कस करते हैं ताकि ज़्यादा लंबा भी काम ना जाए। तो शुरू करते हैं सबसे पहले जी बल्ले से। तो राजा मुशारफ साहब हमारे साथ मौजूद है, रेगुलर हमारे साथ होते हैं। सुहेल रशीद को भी आप जानते हैं, रेगुलर आते हैं मेरे साथ भी मुख्तलिफ व्लॉग्स में। राजा साहब, बल्ले की एक बार फिर बल्ले बल्ले हो गई है, क्या कहेंगे इस फैसले पर और इलेक्शन कमीशन पे जो जहाँ ये सोच विचार जारी है कि शायद इस फैसले को चैलेंज कर दिया जाए सुप्रीम कोर्ट में? जी बिल्कुल ऐसा ही है, और ये अंडरस्टूड बात थी कि बल्ला जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस मिलना ही था। अगर वो पेशावर हाई कोर्ट में ना जाता, सुप्रीम कोर्ट भी आता, तो जो हमारा आइन और कानून कहता है वो तो यही कहता है। लेकिन हाँ, आइन और कानून से अगर हट कर कहीं चला जाए तो फिर वो जिसे कहते हैं खुन्न से पीटीआई या बुग़्ज़ पीटीआई या इमरान, उस हवाले से अगर ये बात चलती तो शायद वो ना होता। लेकिन आइन और कानून कहता है कि वो मिले। आज यहाँ पर अकबर महबूब साहब भी आए हुए थे सुबह सुप्रीम कोर्ट में, तो मैंने उन्हें एक सवाल किया था। वो बड़ा यहाँ पर दावे कर रहे थे, बता रहे थे जी कि बाख्तियार होना चाहिए इलेक्शन कमीशन को, हिंदुस्तान का भी उन्होंने हवाला दिया। तो मैंने उन्हें सवाल किया था कि आप बड़ा ही बिल्कुल बाख्तियार होना चाहिए, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। आपने हिंदुस्तान के इलेक्शन कमीशन के जो वहाँ की बात की है, तो वहाँ पर मैंने उन्हें कहा था कि 90 की दहाई में एक TN शिस्तान आया था, उनका चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और उसको आपने देखा होगा कि उसको किस तरह उन्होंने उस इलेक्शन कमीशन के अदारे को किस तरह उन्होंने बाख्तियार बनाया था। लेकिन यहाँ पर जब मार्च अप्रैल मई में जो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के इंतखाबात की बात हुई, तो उस वक्त हमारे इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात नहीं करवाए, तो उस पर आप खामोश थे। और यहाँ पर आप जमहूरियत के चैंपियन होने के दावेदार हैं, इस पर वो खामोश थे। सोहेल साहब मौजूद थे जब मैंने ये सवाल किया था। लेकिन आज फिर ये कहा गया, मैं समझता हूँ कि अकबर एस बाबर जो है वो प्रॉक्सी हैं, वो कि बानी मेंबर कहाँ, बानी मेंबरों की तो वो उन्होंने रुकनीत फारिग की हुई है। अल्टीमेटली वो कह रहे हैं जिस तरह लेकर हम सुप्रीम कोर्ट में आएंगे, तो मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट भी फैसला जो है पीटीआई के हक में करेगी। चलिए, बहरहाल मैं आपकी बात से शायद ज़्यादा इत्तेफाक ना करूँ इस मामले पे। सुहेल रशीद साहब, अकबर एस बाबर साहब जो जिनको अदालतों ने कहा है कि जी आप पीटीआई इसको पार्टी से निकाल ही नहीं सकते, तो मतलब अब पीटीआई को भी अदालतों ने चलाना है कि जी वो बताएगी अदालतें अब कि जी आप किसको निकाल सकते हैं किसको नहीं निकाल सकते। और दूसरी बात ये कि अकबर एस बाबर साहब अब सुप्रीम कोर्ट में मामला लेके आ रहे हैं, आपको क्या होता नजर आ रहा है? देखिए, अकबर एस बाबर अब नो बने इस सारी गेम में। मैं पहले सबसे तो ये बल्ले पे कमेंट करना चाहूँगा, आपको बैट मिल गया है, इट मीन्स कि अब आप ग्राउंड में आ सकते हैं। आप ग्राउंड में आएंगे तो अब आपको अंपायर की तरफ देखना है। अंपायर जो है ना उसको रिस्पेक्ट भी करनी है, उससे गार्ड भी लेना है, ठीक है, उसके फैसलों को भी मानना है और मैच के एंड रिजल्ट को भी खुले दिल से गार्ड जब सोल्जर को लेकर इजाजत अंपायर देगा तो वो तब खेलेगा वो।
नहीं, वो आपकी मर्जी है कि आपने उसे बताना है अपनी इंटेंशन के मैंने इसी सिर्फ शॉट्स तो जो है ना ज्यादातर स्टैंडिंग अगर ऐसा हो कि बैट्समैन अब आप पेविलियन से किसी को निकले, मैं वही सवाल आपसे आ रहा हूँ, बैट्समैन पेविलियन से निकले बल्ला लेके पैड पहन के और ग्राउंड में पहुंचने से पहले ही अंपायर के यार इनको तो फारग करो ना करो, नहीं, वो वो सिर्फ टाइम आउट ही हो सकते हैं, जिस तरह वो श्रीलंका और के वो player डग थे। आउट में बैठा बैठा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे मैं टिकट वापस कर दूँ तो बल्ले का, तो फिर क्या करेंगे? ठीक है, तो ये तो खैर एक बात हुई, लेकिन बैट मिल गया इट मीन्स कि वो आप इन हैं, और मैं नहीं समझता कि सुप्रीम कोर्ट 8 फरवरी से पहले उनसे बैट वापस छीनेगी। अब एक नॉर्मल अपील होगी, और सबसे पहले मैं एक आज दावा कर रहा इन्होंने मुझसे इत्तेफाक हूँ, मैं एक दावा कर रहा हूँ, दावा ये कर रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन खुद अपील दायर करने में कोई जल्दी नहीं करेगा, क्योंकि इस वक्त उसे पता है कि सुप्रीम कोर्ट पूछेगा आप इस वक्त किसी से बैट छीनने में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं या इलेक्शन कराने में दिलचस्पी रखते हैं, यही ठीक है। और अगर अपील दायर हो जाती है तो उसके साथ उनको जल्द समातों की बड़ी दरखास्तें डालनी पड़ेंगी, सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि ऐसी क्या अर्जेंसी है कि हमने बैट लाजमी छीनना है। तो सुप्रीम कोर्ट से ये मामला होता नज़र नहीं आ रहा। सुप्रीम कोर्ट में जो पेंडिंग रहा है 2-3 मामला, उससे ये असर ज़रूर हुआ है कि पेशावर हाई कोर्ट में फौरी कार्रवाई चली है और बैट मिल गया। अकबर एस बाबर ने ऐलान किया कि वो सुप्रीम कोर्ट में इसे चैलेंज करेंगे। अकबर एस बाबर लाजमी आएंगे, अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में आएंगे और आकर कहेंगे जी कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। उस पर अगर नोटिस हो भी गए पीटीआई को, तो उनका अपना दावा सिर्फ चेयरमैनशिप की हद तक है ना, कि मुझे इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया, तो वो कभी भी डिसाइड होता रहेगा, कोई मसला नहीं है। इस वक्त बैरिस्टर गोहर आज की तारीख में चेयरमैन पीटीआई अच्छा, बहाल अगली हो खबर चुके की हैं, तरफ उनका आते फैसला हैं। चलेगा। हाँ जी, अगली खबर की तरफ आते हैं। जिंदा आमिरों की तौसीक करने वाली सुप्रीम कोर्ट ने एक मुर्दा आमिर को जो है ना आज वो उन्होंने सजाए मौत उसकी बरकरार रखी है, जबकि वो ठीक है कि उन्होंने एक अच्छा फैसला इन द सेंस के लिए डिक्टेटरशिप नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब वो जिंदा थे तब तो उनकी वो बेजा हो रही होती थी, उनको आइन में तरमीम का इख्तियार भी ये सुप्रीम कोर्ट देती थी। और अब उनके मामले को जो 1999 का अमल छोड़ के 2007 में सजा दे दी, बड़ा जुर्म छोड़ दिया, छोटे पे पकड़ लिया। पर इसको किस तरह लेकर राय साहब, आप तो बड़े मोतरफ हैं इस फैसले के लिए। मैं बिल्कुल इस फैसले से मैं इसका सराहता हूँ, इस फैसले को जो सुप्रीम कोर्ट ने किया। लेकिन ये इस हवाले से मैंने दिन को भी आपको बता रहा था कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, ये जब मुशर्रफ जिंदा होते तो उस वक्त अगर फैसला होता तो मैं समझता कि मैं क्या बल्कि हर एक बंदा समझता जो जी शऊर इंसान है कि कोई भी वो सियार हो जर्नल कोई भी हो, जर्नल होता या सिविलियन होता, कोई भी होता, अब उसके अंदर इतनी जरूरत ना होती कि वो आइन शिकनी करे। आज तो यहाँ पर हमारे यहाँ इस वक्त तो आइन शिकनी के बेशुमार जो है ना वो इस वक्त भी हो रही है, लेकिन अगर वो जिंदा होते तो उस वक्त तो वो फैसला होता। लेकिन एक बात रुकनैन साहब के जो फैसला उस खुसूसी अदालत का फैसला बरकरार रखा गया, जिसमें जस्टिस वकार सेठ ने कहा था कि उनके डी चौक में लटकाया जाए। जो जमहूरी ममालिक होते हैं वो लंदन में क्रामवेल की लाश को अलामती तौर पर निकाला गया था, उसको लटकाया गया था। अगर यहाँ पर वो अमल नहीं होता, उसमें मेरे ख्याल में जस्टिस शाहिद करीम ने उस फैसले से जो है ना वो लटकाने वाले से लटकाने वाक वाले नहीं से किया था। किया था। वो उन्होंने तो ये कहा था उसकी लाश को डी चौक में घसीटा जाए और फिर लटकाया जाए। जस्टिस शाहिद करीम ने ये कहा था कि सजाए मौत तक इनफ है, क्योंकि हमारा जो इस्लाम है, शरई कवानीन है, वो लाश की बेहरमती की इजाज़त नहीं देते, इसलिए हमने उसको भी मद्देनजर रखना है, शरीयत से हट के अदालत को ये फैसला अच्छा है, इसको मैं सराहता हूँ। लेकिन मुझे थोड़ा सा ये है कि इस वक्त जो मुल्क में फाशिज्म की इंतहा है, इस तरफ भी जो है ना हमारे काजी साहब को देखना चाहिए कि वीडियोज आए रोज आती है, मीडिया में भी आता है। आपने कह दिया कि उन्होंने देख लिया, वो तो टीवी मीडिया देखते ही नहीं है बारे में। मीडिया देखते भी है, वही बात नहीं है कि वो नहीं देखते भी है। फिर सब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं परवेज मुशर्रफ से। फौजी अदालतों के केस का फैसला आया जी, अभी मेन फैसला भी आ गया, इजाफी नोट भी आ गए हैं, और उसमें जो मेन चीज़ है जिस पे तमाम जजेस का इतफाक है कि 9 मई के वाक़यात का खासकर जस्टिस यही अफरीदी ने जो नोट लिखा है कि मुजाहिरीन की ये इंटेंशन ही नहीं थी कि वो डिफेंस ऑफ पाकिस्तान को या आर्मी का जो अपना एक आइनी कानूनी काम है कि वो बैरूनी एग्रेशन को रोकें, इस चीज़ में खलल डालने की उनकी कोई इंटेंशन नहीं थी। ऐसे रिकॉर्ड के ऊपर ऐसे कोई शवाहिद नहीं है। कैसे देखते हैं उनके फैसले को, मुनीब अख्तर साहब के फैसले को, रायशा मलिक के फैसले को? देखिए, इसमें एक चीज़ के ऊपर शाहरुख का इत्तेफाक पाया जा रहा है कि उन मुलजमान की हद तक ऐसा एविडेंस नहीं था जिनको मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल किया जा सके। जस्टिस मुनीब अख्तर ने तो बड़ा तफसीली मजमून बांधा है, हर चीज़ को उसमें आंसर किया है, और उसमें वो चीज़ें भी कवर हो गई हैं जिनको बुनियाद बनाकर इस फैसले को अपील में बनाया गया था कि जी इससे ये चीज़ें मुतासर होंगी। उन्होंने कहा नहीं, जिन लोगों के पहले फैसले हो चुके हैं वो पास में क्लोज ट्रांजैक्शंस हैं, उनके ऊपर असर नहीं पड़ेगा इस फैसले का। हाँ, जिनकी अपीलें पेंडिंग है वो जाकर वहाँ पे पूछ सकते हैं, आप मामला उठा सकते हैं कि कानूनी हैं उनकी सजाएँ या नहीं हैं।
जस्टिस आयशा मलिक ने मेंटेनेबिलिटी समेत अहम चीज़ों का जवाब दिया। जस्टिस यही आफरीदी ने भी इस मामले पर अपने नोट में लिखा है कि उन तमाम मुलजमान के खिलाफ किसी भी तरह का ऐसा कोई रिकॉर्ड पे एविडेंस ज़रा बराबर नहीं है। अब इसमें अटॉर्नी जनरल की काफ़ी सारी जो सबमिशंस थी उनको भी रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया कोर्ट ने जजमेंट में, कि उन्होंने यकीनदानी भी शायद करा रखी थी कि जी ज़्यादातर तो मुलजमान उनसे भरी ही होंगी और ये आम शहरी हैं। जब आम शहरी हैं तो हम कानून से उनका ट्रायल अब करें, सुप्रीम कोर्ट ने ये लिखा है। लेकिन इसके खिलाफ चूँकि एक अपील अब मौजूद है और अपील में स्टे भी हो चुका हुआ है, तो ये देखना है कि वो केस अब दोबारा कब लगता है और उसका वो स्टे वेकेट होना एक ज़रा एक बड़ा मुश्किल प्रोसीजर है। स्टे वेकेट नहीं हो सकता, तो इतनी देर में मेरा ख्याल है ट्रायल मुकम्मल हो जाएंगे। हो चुके हैं। जजमेंट अच्छी है, लेट आई है। वैसे रहे साहब ये वो फैसला है जो आने से पहले ही मुअत्तल हो गया था। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। मैं अभी वो जब चैनल के लिए बना रहा था ठीक है, तो मैंने कहा यार ये तो फैसला आया तो होने से पहले मतलब होगा सरदार तारिक मसूद साहब ने उसमें किया था। लेकिन अगर मिलिट्री कोड के हवाले से देखा जाए तो ये बड़ी लंबी हिस्ट्री है जी। 52 में लाया गया, तो वैसे जमहूरी ममालिक में ऐसा नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान में हर एक चीज़ की जो है ना वो किसी भी तो की जा सकती है कि यहाँ कुछ भी हो सकता है। बहरहाल फैसला तो आ गया 9 मई के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का तफसीली, लेकिन ये फैसला पहले ही सस्पेंड हो चुका है और ट्रायल इस वक्त इतलात ये हैं कि मुकम्मल हो चुके हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने जैसे बताया था कि अदालत को कहा था हमें कंप्लीट करने दिए जाए, फैसला हतमी नहीं सुनाया जाएगा, कई उन्हें बरी होना है। अब इस तफसीली फैसले के इंतजार था सुप्रीम कोर्ट को, वो अब आ चुका है। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट कब इस मुकदमे को फिक्स करती है दोबारा से समाअत के लिए, और उसके बाद फिर आगे इस पे फैसला क्या होता है ये देखने वाली चीज़ है नकवी कि साहब का इस्तीफा जो है ना वो वैसे वो ये भी मेरे लिए बड़ी ही अलार्मिंग थी। तो इस्तीफा तो उन्हें ये भी हुआ ना आज का इस्तीफा। हाँ जी, मैं उसी तरफ आने लगा था। था मैंने काफ़ी देर उसको ना होल्ड किया खबर चलाने से पहले। मैंने कहा हो सकता है कि कोई बंदा इसको वो कर रहा हो, चीज़ें आ जाती हैं। हाँ हाँ ऐसे जालसाजी हो जाती है, क्योंकि वो तो जिस तरह से जिस दबंग अंदाज में पेश हो रहे थे कौंसिल के सामने, जिस तरह से वो बुगला के जरिए जिस तरह से चीज़ें वो ले रहे थे कि जी सारी चीज़ें मन गढ़त हैं। आज सुबह ही हमने उनका तफसीली शोकाज का रिप्लाई चलाया है। कल उनके अच्छा वकला मखदूम अली खान और ख्वाजा आरस जैसे, तो मेरा ख्याल है उन पे तो थोड़ा सा ट्रस्ट कर लेते। लेकिन सोहेल साहब मैं समझता हूँ के हक में पूरा मजमून बांधा है, लेकिन उसको रिस्पेक्ट नहीं आपके पास इत्तेफाक करता हूँ। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है ना वैसे अब अगर उनके इस्तीफे को देखा जाए तो मुझे यहाँ लग रहा है कि कहीं ना कहीं शायद वो गिल्टी थे जिसकी वजह से वो इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन अगर वो नहीं थे ना तो उन्हें मैदान में रहना चाहिए। क्या फर्क कर देते ना, बर्तरफ कर देते ना, क्या होता जी। 10 लाख रुपये आपको माना ना मिलते ना आगे, मतलब 10 लाख रुपये कोई जरूरी तो अपनी पेंशन अमरात जाने के लिए, लेकिन आप हमेशा के लिए अमर हो जाते, तारीख में अमर हो जाते आप अगर आप उसको डिफेंड करते। लेकिन आप तो मैदान छोड़कर भाग गए, हम आपको क्या डिफेंड करें जी। इतना मुफस्सल और तफसीली जवाब देने के बाद हर इल्ज़ाम के ऊपर जस्टिस नकवी साहब का जो बड़े दबंग किस्म के जज थे और क्रिमिनल जो लॉ है उसके ऊपर बड़ी महारत थी उनकी, उनका बड़े ठोक हो जाके जिसको कहते हैं फैसले करने वाले थे, उनका मैदान छोड़कर भाग जाना यकीनन मेरे लिए भी किसी शौक से कम नहीं था। जब मैं आपको बताऊँ कि ये खबर आई, इतना ज़बानी तौर पर आई कि जनाब ये इस्तीफ़ा आ गया है और कॉपी भी इसकी सर्कुलेट आना शुरू हो गई मुख्तलिफ ज़राए से, तो मैं भी यकीन नहीं कर पा रहा था इसके ऊपर कि यार ये तो ऐसा नहीं था। फिर आपने पूछा किसी से? फिर मैंने किसी से किया, खुद जस्टिस नकवी साहब से रब्ता किया। मैंने कहा सर ये कोई चीज़ चल रही है, इतनी बड़ी खबर किसी जज के मुतालिक हम चलाएं, बाद में फेक निकली तो फिर एक अलग मुसीबत बन जानी थी, अपनी क्रेडिबिलिटी। उन्होंने कहा यस आई हैव रिजाइंड। वो डेट का इशू जरूर है कि 10 जनवरी 2024 की जगह 23 लिखा गया, वो टाइपो से एरर है जिसको करेक्ट कर दिया गया, इतलात हैं कि बाद में। और इसके साथ ही वैसे लोगों की हमदर्दियां जो है ना जस्टिस मुलायम अकबर नकवी साहब के साथ थी, बिल्कुल थी, क्योंकि उनके साथ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उनके साथ ज्यादती नहीं बल्कि जुल्म कर रही थी। बहरहाल अब नकवी साहब क्योंकि खुद ही खड़े नहीं हुए अपने पैरों पे, तो फिर हम उनका क्या दफा कर सकते हैं? यस ऑब्वियसली। तो बहरहाल अब देखते हैं कि जुडिशल काउंसिल 11 को क्या करती है। कानून और आइन तो यही कहता है कि उससे हाजिर सर्विस जजेस के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। जब उनका इस्तीफा मंजूर हो जाएगा, वो एक रिटायर्ड जज हो जाएंगे, तो उसके बाद जुडिशल काउंसिल का इख्तियार खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ पता नहीं अगो मैं की कर रहा हूँ, अब क्या होता है आगे। इंशाल्लाह मजीद खबरों के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ कल हाजिर होंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।